नमस्कार दोस्तों। आज के मेटल सीरीज में मैं आपको नायोबियम के बारे में बताऊंगा। कहानी ऐसी है कि 17वीं सेंचुरी में आज के नॉर्थ अमेरिका के कोलंबिया रिवर के वैली में कुछ ओर मिले और इसे आयरन का कुछ कंपाउंड समझ करके ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया गया और काफ़ी सालों तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन 1801 में चार्ल्स हेचेट ने काफ़ी प्रयोग और एक्सपेरिमेंट के बाद में एक नए एलिमेंट का आविष्कार किया और उसने कोलम्बाइट, जो कोलंबिया रिवर के से कनेक्ट करते हुए उस ओर का नाम कोलम्बाइट ओर रखा था और इस एलिमेंट का नाम उसने कोलंबियम रखा। तो ये 1802, उसके महज एक साल बाद में एंडर्स गुस्ताफ एक्सीबर्ग, जो स्वीडिश साइंटिस्ट था, उसने स्कैंडिनेवियन मिनरल से एक दूसरे नए एलिमेंट का वो मतलब इन्वेंशन किया, जिसका नाम उसने टेंटलम रखा, जिसका मीनिंग होता है यूजलेस लेबर। क्योंकि काफ़ी आविष्कार के बावजूद इस मेटल के कोई यूसेज वो लोग फाइंड नहीं कर पाए। 1809 में आते आते इंग्लिश केमिकल साइंटिस्ट बोल्स्टन ने ऐसा दावा किया कि भाई ये दोनों एलिमेंट सेम हैं। मतलब इतना कन्फ्यूजन इस मेटल के बारे में लगातार चला। तो 1844 में हेनरी रोज, जो जर्मन केमिकल साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि भाई ये दोनों एलिमेंट सेपरेट हैं और एक नए एलिमेंट का उसने आविष्कार किया, जिसका नाम उसने रखा नायोबियम। ये ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर टेंटलस की बेटी का नाम था। उसके नाम पे इसने नायोबियम रखा और मतलब इतना कन्फ्यूजन इस मेटल के बारे में लगातार रहा कि 1865 में जेसी गेलियार्ड डी मेरिनेक, जो स्वीडिश केमिकल साइंटिस्ट था, वो इन दोनों एलिमेंट को सक्सेसफुली सेपरेट करने में सफल रहा। लेकिन अभी भी इतने साल के बावजूद अभी भी प्योर नायोबियम, या जिसे अर्लियर कोलंबियम कहा जाता था, वो सेपरेट करने में सक्सेस न मिला। 1907 में डब्ल्यू वॉन बोल्टन, जो अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने 99% प्योर नायोबियम, या जिसे हम कोलंबियम भी कहते हैं, का आविष्कार किया। अब ये समझे कि ये मेटल कितना स्केयर और कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि 1907 से 1930 तक महज 10 किलो कंपाउंड ही इस मेटल का बन पाया। अगर इसे यूसेज में देखें तो यह काफ़ी वंडरफुल मेटल है और 1% अगर स्टील में यूज़ किया जाए तो इसकी वेल्डेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम और लिक्विड पोटेशियम को स्टोरेज करने के लिए जो ट्यूब्स हैं वो नायोबियम मेटल की बनती हैं। और एल्यूमिनियम में अगर ये 0.05% अगर ऐड कर दिया जाए तो अल्कली रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है। कॉपर में 0.01 से लेकर के 0.05% तक अगर ऐड कर दिया जाए नायोबियम तो ये हार्डनेस बढ़ाता है। और टिटेनियम, मोलिब्डेनम, जिरकोनियम में एडिशन से ये काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और साथ साथ हाई टेम्परेचर विस्टैंड करने की प्रॉपर्टी भी बढ़ाता है। तो ओवरऑल देखें तो नायोबियम जो है वो फेरस मेटल में और दूसरे मेटल में हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, नायोबियम और जिरकोनियम के एलॉय 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर विस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए प्योर नायोबियम और एलॉय जो है वो सैटेलाइट, सुपरसोनिक जेट और स्पेस शटल, इन सब में यूज होते हैं। इनके अलावा ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी काफ़ी यूज होते हैं और
नायोबियम के बॉक्सेस जो है वो न्यूक्लियर वेस्ट जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनके लिए बॉक्सेस, जो स्टोरेज के लिए बॉक्सेस होते हैं उसके लिए नायोबियम यूज होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो है नायोबियम स्टेनाइट। नायोबियम स्टेनाइट -225 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर कंडक्टिविटी की तरह काम देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई लॉस ही नहीं होता। और आज के डेट में ये कोलम्बाइट के रूप में नाइजीरिया या कोलम्बाइट के रूप में अमेरिका और रशिया में लेपेराइट के रूप में पाया जाता है। काफ़ी और में ये पाया जाता है, लेकिन अभी भी इसका प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल में स्केयर मेटल के रूप में ही होने के इसका यूसेज कम है। और आने वाले समय में ये अपने वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक के कारण काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, नायोबियम, जिरकोनियम और टेंटलम ये अगर 0.01 से लेकर के 0.08% तक अगर डाई मटेरियल और स्टील में यूज़ किया जाए तो ये हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और इस मेटल की पॉपुलैरिटी जो है वो अपने कंट्री को आगे टेक्नोलॉजी एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले समय में मैकेनिकल इंजीनियर्स और मेटलर्जिस्ट इस मेटल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। धन्यवाद।